फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखे। लेकिन इन चीज़ों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाने के लिए और अर्ली रिटायरमेंट प्लान करने के लिए बहुत सारी डिसिप्लिन और नियम और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 9 स्टेप में जानेंगे कि किस तरह से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस वीडियो में और अच्छी तरह से देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला जो स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, वो है कि आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को अभी समझना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस अभी क्या है। अभी आपको क्या क्या चीजें में सुधार करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेसिकली पूरा एनालाइज करना, ये जरूरी है। दूसरा स्टेप होता है आपको बजट बनाना कि आप अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे, आप कौन से खर्च है जिन्हें कि आप हटाएंगे। ये बेसिकली बजट जब आप बनाते हैं और अपने खर्चों को मेंटेन करते लिखते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि कौन से खर्च कम नहीं भी करने से चलेंगे और कौन सी खर्च जरूरी है जो करना ही है। उसके बाद इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, पैसे बचाना कमाना एक अलग बात है, बचाना अलग बात है, लेकिन उसे ग्रो करना, उसे मल्टीप्लाई करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको अगर एक्वायर करना है तो उसके लिए आपको सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने इनकम को इंक्रीज कीजिए। आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा पैसिव इनकम का जनरेट करने की कोशिश कीजिए जहां की आपके अर्निंग ऐसा हो जो कि आप कुछ ना भी करें तो भी वहां से अर्निंग आए, भले कम आए, भले छोटा अमाउंट आए, लेकिन वो आए। उसके बाद कर्ज को हमेशा ही घटाइए। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप लोन को कम से कम रखिए। ये हम लोग आगे वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि लोन आपको किस तरह से आप किस लोन को सबसे पहले बंद करना चाहिए, किस लोन में ज्यादा ईएमआई भरना चाहिए, उस पर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लान बनाइए, आप खुद प्लान कीजिए, या आप खुद नहीं कर पा रहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, या आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पूंजीबनाओ.com पर भी जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट जरूर करेगी। डिसिप्लिन, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली किसी उस काम को करते रहना होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को ही कर रहे हैं और चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट से आपका अच्छा रिटर्न आए, आपको एक एडुकेट कॉर्पस जनरेट हो, तो उसके लिए आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समय समय पे अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर देखिए। लोग नॉर्मली करते क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। लंबे समय तक चल रहा है तो चल रहा है, जरूर लंबे समय में आपको रिटर्न बिल्कुल अच्छा देगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उसे रिव्यू करेंगे, बीच बीच में अपने एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उसे कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट, देखिए हमेशा ही कोई भी इंडस्ट्री, आप मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में ही स्टॉक्स या शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होंगे, जरूरी नहीं कि वो हर समय इसी वे में चलेगा। वो हमेशा ऊपर नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। तो ये जब आप इसका फायदा उठाने के लिए आप स्विचिंग कर सकते हैं। स्विचिंग करने से जब मार्केट ऊपर हो तब आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जब मार्केट नीचे आए तो कुछ और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है तो डेट में फंड को अगर आप स्विच कर लेते हैं और फिर मार्केट नीचे आने के बाद फिर से आप इक्विटी में लेकर के चले आते हैं, तो इसमें आपको मार्केट का उतार चढ़ाव जो होता है उसका आपको बहुत फायदा मिल जाता है। तो हमेशा ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कीजिए कि कैसे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ इन 8 स्टेप्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो लास्ट एक ही स्टेप बच जाता है, जो कि आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स को डिटेल्स में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों कि एक्सेस करना अपना फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत जरूरी है। अभी आप क्या अर्निंग कर रहे हैं, अभी आपका क्या अर्निंग है। आप अगर 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, अब ये जानना भी जरूरी है और इसके साथ आपको ये जानना जरूरी है कि आपका खर्चा कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपका अर्निंग अगर अच्छा है और आपका खर्चा उससे भी ज्यादा है, तब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्वायर करने में आपको समय लगेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और आपका खर्च 90,000 रुपए महीने का है, तो बहुत मुश्किल है अचीव करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको समय लगेगा।
या आपको अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह पर आपका इनकम 50,000 रुपए है, लेकिन आपका खर्चा 20,000 रुपया ही है, तो इस जगह पर आप बहुत जल्द अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक्वायर कर पाएंगे, उसे जीत पाएंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अपने बेसिकली कहा जाए कि अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, समझिए, जरूरत पड़े आप किसी एडवाइजर के साथ बैठिए, अपने गोल बनाइए, ठीक है। दूसरा, बजट जरूर बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों को जो करते चले जाते हैं, जो भी हमारा खर्च होता है, फैमिली का खर्च है, वो सारी चीजें बिना ही कोई हिसाब किताब का करते चले जाते हैं। बजट बनाना बहुत जरूरी है। जब आप बजट बनाते हैं ना, तो आप एक एक चीजों को नोट करते हैं, और जब आप नोट करते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आप उस चीजों को जब आप इसे रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो आपको एक आइडिया आता है कि शायद ये खर्च स्किप भी हो सकता था, या नहीं भी करने से चलता, ये इंपॉर्टेंट था, इसे करना ही था। ये खर्च शायद जहां पर खर्चा 10,000 रुपए का हुआ, ये शायद 2,000 में भी काम चल सकता था। दोस्तों देखिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए, लेकिन बेफालतू के खर्चों को दबाकर तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएंगे। अब आगे क्रिएटिंग ए बजट के बाद आ जाता है आपका तीसरा स्टेप कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग करना। आपका सेविंग अकाउंट जो सिंपली आप लोग समझते हैं कि सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पैसे रहने, सेविंग अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट होता है, वो आपके पैसे को खाता है। आप सिंपली समझिए, आपने अगर 10 लाख रुपीज रखा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है, आपको इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5%। 5% बहुत ज्यादा मिल रहा होगा तो 8%। इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन आज के समय पर है 7%, ठीक है। और अगर आपका पैसा कम से कम 9% से ऊपर का रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आपका पैसा डीग्रोथ कर रहा है। इसका एक पूरा कैलकुलेशन पर मैं एक वीडियो आपको दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका किस तरह से सेविंग अकाउंट आपके पैसे को बेसिकली खत्म कर रहा है, खा जा रहा है, अगर उस पर आप लोग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर आपको जरूर दूंगा। अब सिंपली समझिएगा, कहीं भी आप पैसे रख रहे हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 7% से बढ़ रहा है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में 5% या 8% में मिल रहा है। और अब सबसे सरप्राइजिंग बात, इस 8% पर भी आपको टीडीएस, आपका पैसा कहां बढ़ रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, पैसा अर्न करना डिफरेंट चीज है, पैसा बचाना, सेविंग करना डिफरेंट चीज है, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करना ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। ये जब तक आप नहीं कीजिएगा, जब तक पैसे को मल्टीप्लाई करना आप नहीं समझिएगा, नहीं सीखिएगा, आपके लिए टफ होगा किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करना। क्योंकि आप अगर बचा सकते हैं तो 10,000 बचा सकते हैं, 50,000 बचा सकते हैं, 10 लाख रुपए बचा सकते हैं महीने। लेकिन अगर आपको एक बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको भी काम करना होगा, आपके पैसे को भी आपको काम पे लगाना होगा, ठीक है, तब जाकर के आप एक बड़ा गोल को अचीव कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाता है इंक्रीज योर इनकम। मत डिपेंडेंट रहिए जो आपकी सैलरी आ रही है उसी में, मत डिपेंडेंट रहिए सिर्फ एक ही बिजनेस में। बिजनेस आज के समय में बहुत तरह से हो गया है, बहुत तरह से आप कर सकते हैं। आपको पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ ऐसा इनकम का सोर्स आपका जरूर बने जहां कि आप अगर नहीं भी उसमें समय दे रहे तो भी कुछ पैसा ही सही, 5,000 ही सही, 10,000 ही सही, लेकिन ये आता रहना चाहिए। जिससे कि सिंपल अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कहे तो नल का बनाइए, नल, टैप जिसे बोलते हैं हम लोग, नल बनाना चाहिए। जरूरी है आज के समय में कि आप जिस स्टेज पर है, जो काम कर रहे हैं उससे पैसे आने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी काम भी आपको करना चाहिए, कुछ ऐसे जगह भी एफर्ट लगाना चाहिए जहां कि आप एफर्ट ना भी लगाए तो भी आता रहे, या कम एफर्ट पे भी आता रहे, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। छठे पॉइंट पर आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से
लोन से दूर रहिए। बेसिकली मैक्सिमम जो यंगस्टर है वो जैसे ही जॉब लगता है उसके बाद इंस्टेंटली वो कार ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, ये नहीं करनी चाहिए। आपको नीड नहीं रहता है, बेसिकली ये नीड नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है, ये लग्जरी हो जाता है, दिखावे के लिए हम लोग गाड़ी ले लेते जो कि जरूरत नहीं रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग ओला उबर या मेट्रो से काम चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कार खरीद लेते। ये गड़बड़ चीज है, इससे इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। हमेशा देखिए कार का वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट करेगा। आप आज कार लीजिएगा, आज आप टुडे कार लेते हैं, 10 लाख रुपए की कार है, आप उसे कल उसका वैल्यू निकलवाइए, वो आपका 6 लाख रुपए हो जाएगा। रोड पे गाड़ी आई, दाम आधा, सिंपल। तो ऐसी चीजों पे इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, या आप उसे अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप किस सोच पे डिपेंड करता है उसे, कि कोई भी एडवाइजर आपको उस पर बहुत कठोर राय नहीं दे सकता है। उसके बाद अगर आप लोग होम लोन लेते हैं तो बिल्कुल होम लोन ले सकते हैं, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप पहले से लोन लिए हुए हैं तो उसको एक सीरीज में डालिए, जिसमें कि आपका सबसे महंगा लोन जो होगा उसको सबसे ऊपर लिखिए। इसे लिखिएगा, नोट कीजिएगा। सबसे महंगा जो होता है नॉर्मली पर्सनल लोन होता है, जिसका कि इंटरेस्ट 12% से लेकर के 15% तक होता है। दूसरा कार लोन होता है, जो कि ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न 7% से लेकर के 9% तक होता है। इसके बाद तीसरा आ जाता है होम लोन, जिसका कि इंटरेस्ट हो जाता है 6% के आसपास। अब देखिए सबसे पहले किसे आपको चुकाना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा ईएमआई आप दीजिए पर्सनल लोन पर, पीएल पर। अब इससे जब आप ज्यादा जमा करेंगे ये लोन आपका जल्द से जल्द खत्म होगा। सबसे पहले जरूरी है इसे खत्म करना। कोशिश कीजिए 2 सालों में इसे निपटा लेने का। नॉर्मली जो आपका पर्सनल लोन होता है वो आपका 6 सालों का होता है, लेकिन आप उसे कोशिश कीजिए 2 सालों में खत्म कर लेने का, ताकि आप जल्दी से जल्दी फिर उसी ईएमआई को शिफ्ट करके अपना कार लोन को भी जल्द से जल्द खत्म कर सके। जैसे ही ये 2 आपका खत्म होता है, आपका जो होम लोन होगा वो लगभग 20 से 25 सालों का होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो ईएमआई इन दोनों चीजों में भर रहे थे उसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप होम लोन का ईएमआई 20,000 रुपए भरते हैं मंथली, सीधे सीधे 10,000 रुपए डालना शुरू कीजिए एसआईपी में। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि एसआईपी का वैल्यूएशन आपका बढ़ेगा, तो वो जो आपका होम लोन पर इंटरेस्ट आ रहा है उसे मेकअप या उसे 0% करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये आप अपने एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कीजिएगा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो आप हमारे पास भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमारी टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइएगा पूंजीबनाओ.com में। पूंजीबनाओ.com हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ आप कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग में है, या आप किसी भी प्रकार के फ्री कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, तो हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएंगे। चलिए अब बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छठा स्टेप, गोल को प्लान कीजिए। नॉर्मली फ्रेंड्स होता क्या है कि प्लान नहीं कर पाते लोग कि कितने कॉर्पस के लिए प्लान करें। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जिसका की सैलरी है 1 लाख रुपए। इस बंदे का उम्र कितना है, आज इसका उम्र है 30 साल। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाता है किसी भी एडवाइजर के पास, किसी के पास भी, वो गाइड करे ना करे, इस बंदे के दिमाग में ही रहता है कि भैया 1 लाख पे प्लान करना है। भाई मेरे 30 साल उम्र है आज, रिटायरमेंट लेने वक्त या 50 साल की उम्र में लेंगे या 45 साल की उम्र में लेंगे, उस वक्त आपकी सैलरी जो होगी वो हो जाएगी 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ। उसी अनुसार आपका जो खर्चा भी होगा, आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी हो जाएंगे कितने, लगभग वही 3 लाख से 5 लाख 4 लाख के आसपास होगा ना। जब आप 5 लाख रुपए महीने कमाओगे तो जाहिर सी बात है 3 से 4 लाख रुपए आपका खर्चा भी होगा। अब अगर ये खर्च है आपको, तो आपको प्लानिंग किस पे करना चाहिए, 1 लाख रुपए पे या 4 लाख रुपए पे। हमेशा प्लानिंग इस पर कीजिए, फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। अभी को लेकर नहीं, इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखिए। तो अब इस अनुसार ये बंदा जो था 30 साल की उम्र में आया एडवाइजर के पास, ये 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करके ना खुश था कि चल भाई 70-80 हजार रुपए भी अगर मेरे को महीना मिल जाएगा तो मेरा पेट चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, आपको प्लान करना होगा 3 से 4 लाख रुपए महीने अर्निंग का। ज्यादा पैसा आएगा तो तकलीफ होगा क्या, नहीं ना। बुढ़ापा में जब उम्र हो जाएगा तो एंजॉय करना है ना दोस्त, ज्यादा पैसा में एंजॉय करेंगे।
तो प्लानिंग हमेशा ज्यादा पे कीजिए। आप थोड़ा कंजूसी में चलेंगे चलेगा, इस वक्त नहीं। तो आप प्लानिंग अब इस 3 से 4 लाख रुपए का अर्निंग के लिए, मंथली अर्निंग के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का आपको कॉर्पस जनरेट करने का प्लान करना होगा। इस तरह से प्लानिंग कीजिएगा। अगर इस पर मैं आ जाऊं ना कि ये गोल कैसे आप बनाएंगे अपना, इस पर एक वीडियो अगर मैं बनाऊं तो ये 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनूंगा, और यही वीडियो तो मैं समझ रहा हूं बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पर भी मैं बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, एक डेडिकेटेड वीडियो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए, किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना होगा, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा। अब आ जाते हैं 7वें स्टेप पे, डिसिप्लिन रहिए। ये एक मूल मंत्र है जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल सक्सेस में हेल्प करेगा और यही आपको अचीव करने में मदद करेगा। सिंपल सा सब एक मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर कोई भी आप एसआईपी चला रहे 10,000 रुपए का, एसआई स्किप मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। बहुत इमरजेंसी आ गई, कभी भी परेशानी कभी भी किसी के साथ आ सकती है, तभी उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि कैसे आप उसे मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने प्लान किया है कि हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट का 10% इंक्रीज करूंगा, तो उसे करना ही करना है। डिसिप्लिन बनाए रखिए, वही आपको जीवन में सफल बनाएगा, वही आपको आगे लेकर के जाएगा, वही आपको आपके अर्ली रिटायरमेंट में मदद करेगा, वही आपको आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाएगा। ये 10% अगर आप इंक्रीज करें, इसे कीजिए जरूर। अब कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो स्किप कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो वापस डिपॉजिट डालिए, वापस डिपॉजिट डालिए। जितने ये एसआई मिस हुए, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उसे आप वापस इसे डिपॉजिट कीजिए, जो कि आपके गोल को, जो अपने 7 करोड़ 8 करोड़ का गोल बनाया है, उसे अचीव करने में आपकी मदद करे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 8वें पॉइंट में, जिसमें कि रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्लान एज नीडेड। हमेशा ही रिव्यू करते रहिए। ये नहीं कि आपने डिपॉजिट कर दिया है म्यूचुअल फंड में, डाला हुआ या स्टॉक्स में आपने पैसा लगा दिया है और डाल करके छोड़े हुए। हमेशा ध्यान रखिए, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है या जो अंडर परफॉर्मर है, जो भी फंड है स्टॉक से आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे अपने पोर्टफोलियो से हटा दीजिए। हटाना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं आज नहीं बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा। अरे 15 साल के, अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि वो बढ़ ही जाएगा। जहां आपका पैसा नहीं बढ़ रहा वहां से उठाइए, और जहां पैसा बढ़ रहा है वहां इन्वेस्ट कीजिए। सिंपल सा पॉलिसी है दोस्त, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल, जो अंडर परफॉर्मर है वो उसको हटाइए और जो परफॉर्म कर रहा है वहां अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी एक गलती और करते हैं लोग कि देखिए, कभी भी मार्केट जो है इस तरह से नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है क्या? कभी आपने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो स्टॉक मार्केट हमेशा चलता है इस तरह, ठीक है। तो अब अगर मार्केट जब बढ़ा हुआ है, उस वक्त आपको हमेशा ही कोशिश करना चाहिए अपने फंड्स को लगा के रखिए। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसे स्विच कीजिए, किसमें? डेट में स्विच कर लीजिए। फिर जैसे मार्केट फिर परफॉर्म करने लगा, उसे शिफ्ट कीजिए इक्विटी में। फिर जब मार्केट अप ट्रेंड आ जाए, इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, कैसे आप देख सकते हैं कि कब शिफ्ट करना है, कब नहीं करना है। वैसे अगर आप इस चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्विचिंग का फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड नॉर्मली आप उसमें डिपॉजिट कर रहे और छोड़ दे रहे हैं, तो वहां जो 12% से लेकर के 15% तक का रिटर्न देता है, उसी जगह पर अगर आप इसे स्विच करते रहेंगे तो वो आपका 25% से लेकर के 35% तक का रिटर्न दे सकता है। ये आपको फायदा मिलता है अगर आप स्विचिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं। आप समय पे, सही समय पे अपने फंड्स को स्विच करते रहते हैं। अब इसका आइडिया आपको आपका एडवाइजर दे सकता है, या आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो यहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और अंत में लास्ट स्टेप होता है कि रिटायरमेंट को, आप अपने अर्ली रिटायरमेंट को एंजॉय कीजिए। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, अर्ली रिटायरमेंट को बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।